हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ये जो टॉपिक है आपको सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली वो हमेशा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोलता है। एक्चुअली न्यूटन्स के 3 लॉज हैं। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उस से सेकेंड भी है और थर्ड लॉ भी है। तो आज का जो वीडियो है वो हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर ही डेडिकेटेड है। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही कंटिन्यू करेगा अनलेस अनटिल, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस मतलब कोई बाहरी कोई फोर्स ना लगे उसको या तो स्पीड बढ़ाने के लिए या स्पीड कम करने के लिए या रोकने के लिए, तब तक जो है वो अपने स्टेट को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a body continue to be in its state of rest or uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force to change the state। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ, ये टेबल है। ठीक है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है। ठीक है, अब जब तक कोई पर्सन इस बुक को पुश नहीं करेगा या कोई इसको लिफ्ट नहीं करेगा तब तक ये बुक अपने जगह पे ही रखा रहेगा। तो मतलब ये रेस्ट कंडीशन है, तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक इस पे कोई दूसरा पर्सन आके इस पे कोई फोर्स न लगा दे, राइट, इसको लिफ्ट ना करे, तब तक ये अपने पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। उसी तरीके से जब मैं बात करूँ यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है, तो रियल लाइफ सिनेरियो अगर मैं बात करूं, मान लेता हूं एक फुटबॉल है। ठीक है, उसको अगर मैं किक करता हूं तो होता क्या है कि फुटबॉल थोड़ा दूर जाने के बाद रुक जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये क्या बोलता है कि अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। तो देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये रुकेगा क्यों, मतलब रुक रहा है तो रुक क्यों रहा है। रुकने का जो मेन रीज़न है वो ये होता है कि फ्रिक्शन, पहले बात, जब वो किसी सरफेस पे जब मूव करेगा तो सरफेस पे एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा। उसके बाद क्या है, एयर रेसिस्टेंस भी अपना रोल प्ले करेगा। वो भी क्या करेगा, उस फुटबॉल को रोकने का कोशिश करेगा। राइट, तो कहने का मतलब ये है क्योंकि वो सब जो फैक्टर्स है उसके वजह से फुटबॉल रुक जाएगा। लेकिन यही फुटबॉल को अगर मैं स्पेस में कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी में दे दूँ, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी में अप्लाई कर दूं और सपोज करता हूं इसको, जो मैंने वेलोसिटी जो मैं अभी दे रखा हूं, सपोज करते हैं वो क्या है, 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मैं इसको स्पेस में मैं थ्रो कर चुका हूं, स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में। तो अब इसको रोकने वाला वहां पे कोई नहीं है। तो अभी ये क्या है कि 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये क्या है, चलता चला जाएगा, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, मन में सवाल आ रहा होगा कि ये अपने आप भी तो रुक सकता है, मतलब खुद चाहे, ठीक है, खुद भी तो चाहता है कि, मतलब सपोज करते हैं कि ये हमारा फुटबॉल ना होकर के एक स्पेसिव होता और उसको मैं थ्रो करता और इसके अंदर मैं कुछ पर्सन को बैठा देता। ठीक है, तो ये पर्सन अपने से चाहे कि मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे हिल डुल लूँ ताकि मतलब ये अपने आप ही इसकी स्पीड कम हो जाए या बढ़ जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? मैंने क्या बोला था कि अगर ये पर्सन ये स्पेस शिप के अंदर बैठा हुआ है तो ये पर्सन भी क्या है, इस पूरे सिस्टम का पार्ट है। तो इस पर्सन के थ्रू जो लगाया गया जो फोर्स है, बाई चांस इसके वॉल पे जो लगाया गया फोर्स है, वो एक क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो जाएगा, वो एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे बात क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये नहीं रुकेगा। अच्छा, इसमें इसका मतलब क्या है कि ये अपने से
अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसको कोई ना कोई बाहरी फोर्स की या एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये बात तो हम मतलब कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, अगर बाई चांस कोई खुद से अपने पोजीशन ऑफ रेस्ट को चेंज ना कर पाए, द इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाई इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along the straight line is called the inertia of a body, ठीक है। मतलब अगर बाई चांस वो खुद से अपने पोजीशन को चेंज ना कर पाए या अपने जो यूनिफॉर्म मोशन का जो मतलब यूनिफॉर्म मोशन को चेंज ना कर पाए, तो उस तरह के कंडीशन क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मतलब देखा जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है जो इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इनर्शिया का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, सेम चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन ये खुद से चेंज नहीं कर पाएगा अपने आप। इनएबिलिटी टू चेंज, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। खुद से वो चेंज नहीं कर पाएगा, कोई बाहरी फोर्स लेगा तो वो बात अलग है, लेकिन खुद से ये चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखा जाए तो हेंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन इनर्शिया एंड इज राइटली कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब ये बात एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, इनर्शिया में एक और चीज़ देखते हैं, इनर्शिया ऑफ क्या है, रेस्ट है। मतलब तीन कैटेगरी में हम इसको मेनली डिवाइड करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या है, बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, जैसे मैंने पहले स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। दूसरा क्या था, मोशन में है। और तीसरा क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब बॉडी अपने आप ही डायरेक्शन को चेंज ना कर पाए। तो इस तरह के कंडीशन में क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, इनर्शिया एक और फैक्टर होता है, क्या है, मास के साथ भी लिंक होता है कि नहीं। जैसे बॉडी रेस्ट में है, चलो ठीक है, रेस्ट में है कोई बात नहीं है, लेकिन रेस्ट में दो बॉडी को लेता हूँ। एक में ले लेता हूँ बुक को, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल चूज़ किया था, बुक किस पे रखा है, टेबल के ऊपर रखा है, ठीक है। और दूसरा मैं लेता हूँ बुक, इस बुक के बदले मैं एक सपोज करता हूँ मैं एक बड़ा सा 50 kg का चावल का कोई बोरी है, उसको ले लेता हूँ। 50 kg का राइस का कोई बोरी है, उसको मैं ले लेता हूँ। अब इसको उठाना आसान है, इसको डिस्प्लेस करना आसान है कि नहीं, लेकिन इसको डिस्प्लेस करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास के साथ भी लिंक है। तो इनर्शिया क्या है, वो सब चीज़ तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, लेकिन इनर्शिया जो है वो मास के साथ लिंक होता है। जिसका मास ज़्यादा होता है उसके अंदर ये जो इनेबिलिटी ऑफ जो चेंज है वो क्या है, ज़्यादा होगी। एक और केस लेते हैं, अगर कोई बॉडी है, अगर मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है, एक कार की बात लेते हैं और एक ट्रेन की बात लेते हैं। ट्रेन, ठीक है, ट्रेन का मास कार के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कार में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन आपके कार के सामने आ गया, थोड़ा सा डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि सपोज करते हैं 50 मीटर है और आप 60 की स्पीड चला रहे हैं, तो आप आराम से ब्रेक लगा लोगे, कोई इशू नहीं आएगी। लेकिन उसी में अगर मैं ट्रेन की बात करूं, ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा है। आपने महसूस किया होगा कि कोई स्टेशन अगर आने वाला है, उससे 2 किलोमीटर पहले से ही ब्रेक लगने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने ऐसा महसूस किया होगा। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ का मास ज़्यादा है उसको रोकने के लिए, मतलब उसके जो पोजीशन ऑफ जो यूनिफॉर्म मोशन है उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा वो अपने स्टेट को ज़्यादा अच्छे से या अपने रोल को ज़्यादा अच्छे से निभाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। बाकी जो है मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए, ठीक है, और नीट वाले बच्चों के लिए हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये स्टार्ट होना था 1 नवंबर से ही, लेकिन बीच में छुट्टियां हैं, दिवाली और छठ पूजा की वजह से छुट्टियां हैं। तो उस समय कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था, जो लोग बिहार वगैरह से आते हैं, उन लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर प्लीज़ 1 से स्टार्ट मत कीजिए, इशू हो सकता है। इवन कुछ टीचर्स भी हमारे ऐसे हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, इवन मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने भी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि सर 1 से प्लीज़ मत रखो। तो 10 तारीख से, मतलब 10 नवंबर से ये स्टार्ट होगा हमारा बैच। जेईई मेंस और नीट दोनों का हम तैयारी कराएंगे।
देखा जाए तो ये 4000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, लेकिन हमने फ्लैट 75% का ऑफ दे रखा है। 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट फीस है। आप चाहे तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। लेट सपोज कि आपने 2 साल किसी बड़े इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई कर रखा हो और आपका सिर्फ फिजिक्स ही स्ट्रांग ना हो, तो फिजिक्स का आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। फिजिक्स मैं ही पढ़ाऊँगा, ये मेरा ही सब्जेक्ट है। इसमें हम क्या क्या कराएंगे, एक तो क्विक रिवीजन होगा, मतलब कोई टॉपिक अगर है तो उस टॉपिक को हम बहुत जल्दी, जितने भी उसके डिफिनेशंस वगैरह हैं और जो भी उसके फॉर्मूलेज हैं उसको हम कैसे कैसे सारे फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं जल्दी से जल्दी इसको करेंगे। ये हार्डली 1 घंटे के अंदर कवर अप हो जाएगा, एक से 1.5 घंटे के अंदर। फिर PYQs करेंगे, ठीक है, कम से कम 10-15 या 20 क्वेश्चंस के आसपास आप मान के चलो। PYQs जो 20 कम से कम PYQs हम करेंगे। इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमने, क्योंकि हम पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, तो हमें पता होता है कोई क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, उसका पिछले बार कौन सा क्वेश्चन आया था, इस बार क्या क्या पूछने के चांसेस हैं। तो उसके रिस्पेक्टिवली हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी स्टूडेंट को कराते हैं। तो अगर आपको अपना सीट बुक करना है तो इस नंबर पे आप फ़ोन करके अपना सीट बुक कर सकते हो। सो आई होप आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा होगा और चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।